चलिए जी, रिवाइज की है थोड़ा बहुत। ओके, हैंड रेज करने हैं फटाफट से। आर्टिकल नंबर 15 में क्या बोला गया है? हाँ जी अरमान, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16, अब बोलो आर्टिकल 16। हाँ, आर्टिकल नंबर 15 ओवरऑल कवर करता है सारी चीजों को। 16 में स्पेसिफिक बता दिए एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ओके, कुछ कैपिंग लगा दी गई थी, जैसे सेंटर ने बोला था कि ओबीसी का इतना क्राइटेरिया रहेगा, एससी एसटी के लिए इतनी रिजर्वेशन रहेगी। हाँ जी प्रेरणा, ओबीसी के लिए कितनी कैपिंग है? 27%। पारुल, एससी के लिए कितनी कैपिंग है रिजर्वेशन? नहीं। स्वाति, 15%, ठीक है। उर्वशी, एसटीज के लिए 7.5%। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यश 10%, ठीक है। टोटल अभी सेंटर के एंड से 59.5% है। स्टेट चेंजेस कर सकती है रिजर्वेशन में, कर सकती है। तो सेंटर और स्टेट जब दोनों डिसीजन बना सकते हैं तो अल्टीमेटली किस लिस्ट में आ जाएगा? यूनियन में आएगा, स्टेट में, या कॉन्करेंट? कॉन्करेंट में आएगा, क्योंकि दोनों ही डिसीजन बना रहे हैं। सेंटर ने बस गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर दी। अच्छा, ओके। 1982 में क्या एडवांसमेंट हुई थी? हाँ जी सचिन। हाँ, एससी और एसटी के लिए जो कैपिंग अभी आपने बोली वो सेट करी गई थी। और ओबीसी की कौन सी ईयर में हुई थी? 1990, ठीक है। एक केस आया था 1992 में, इंदिरा स्वानी केस। क्या चीज बोली थी उसमें मेनली? क्रीमी लेयर के बेसिस पे एक्सक्लूजन शुरू करिए, ठीक है, गुड। पहला केस आया था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। मुझे ये बताओ, ये फॉर्मल या फिर सब्सटैंटिव इक्वालिटी? वेरी गुड, फॉर्मल को सपोर्ट करता है। 2019 में क्या हुआ था आर्टिकल 15 और 16 के रिस्पेक्ट में? ईडब्ल्यूएस से ऐड करा था, और कौन सा क्लॉज ऐड हुआ था? 6 याद रखना है, ठीक है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, कौन सी इक्वालिटी? सब्सटेंटिव। ओके, डेफिनेशन कौन बताएगा इन दोनों की? डिफरेंशिएट करके बताना है। रुको रुको, हाँ जी अनिल। हाँ, सेम प्लेटफॉर्म से सारे शुरू करें तो फॉर्मल है। सब्सटैंटिव में क्या था कि पहले जो वल्नरेबल है उसको अपलिफ्ट करना है, उसके बाद बराबर रेस लगेगी सभी के बीच में, ठीक है। आइडियोनेला सेकेंसिस क्या चीज थी? एंजाइम। ये बैक्टीरिया है, एंजाइम बैक्टीरिया की बॉडी में मिलेगा आपको, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कौन डिफाइन करेगा? बस थोड़ी सी, 2-3 लाइंस में। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेट कर लेगा, चेंज कर देगा, और फिर आप जितने मर्जी एंटीबायोटिक खाओ उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो कल आपने देखा था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लास्टिक को खाते हैं और साथ में क्या डेवलप कर रहे हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। विक्रम 3201, ये क्या चीज है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। किसने डेवलप किया है? हैंड रेस। हाँ जी राजवीर। इसरो अकेला था? हाँ जी, कौन सा था और? एससीएल चंडीगढ़ था, ठीक है। और कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये बेस था? फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन, बस उतना याद रख लेना है। फिर आपने इथेनॉल की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फोर्थ जनरेशन में किसके जरिए हम इथेनॉल की प्रोडक्शन करते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आ गए इसमें सारे। और थर्ड जनरेशन में क्या था? माइक्रोएल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। और फर्स्ट में क्या था? एडिबल फॉर्म्स, जिसके बारे में कल बात करी थी, शुगर बीट आ गया, शुगर केन आ गया, वो सारी चीजें। और सेकंड में यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ, खराब हो गई होती है चीजें, ब्रेन आ गया, देन आपकी एनिमल फैट्स आ गई, तो उसका यूज करते हैं हम, ठीक है। मैत्री एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? इंडिया एंड थाईलैंड। इस बार का एडिशन 14th है। कहाँ पे हो रहा है? मेघालय के उमरोई रीजन में, ठीक है, गुड। और जो लास्ट ईयर का हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव ही चलते हैं, ये एडिशन 13th वाला थाईलैंड में था, ठीक है। ऑनलाइन, गुड। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के आर्टिकल्स। गुड मॉर्निंग।
ठीक है जी। मैं डायरेक्टली आर्टिकल्स पे आ रही हूँ। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो पीवीटीजीज को लेके है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सीधा सा सवाल, एससी की कैटेगरी में है या एसटी की कैटेगरी में है? आंसर इज एसटी। शेड्यूल्ड ट्राइब की ही एक सब कैटेगराइजेशन है पीवीटीजीज। अब देखा गया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लोग आते हैं उनमें भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं और ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनको स्पेशली हाईलाइट किया जाए, तो इसी को बोला गया पीवीटीजीज। अब ये जो पीवीटीजीज थे इनको पहले पीवीटीजीज नहीं बोलते थे, ये पहले पीटीजीज हुआ करते थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ये जो नाम चेंज हुआ था ये 2006 में जाके चेंज हुआ था और आज के टाइम पे आप पीवीटीजी सुनते हो। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था? तो आपको पता है कि सेंसस 2021 के लिए डिसाइड करा गया था, 10 साल के गैप पे। लास्ट जो अभी हम बेस लेते हैं वो 2011 का है, जनगणना जिसको आप बोलते हो। अब सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो हमारी सरकारें डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट करती हैं, तो उसके लिए जनता का नंबर तो अपने पास होना चाहिए, तो उसी के लिए कंडक्ट करे जाते हैं सेंसस। आपने पहले सुना था कि कास्ट के बेसिस पे एक सेंसस होना चाहिए ताकि हमारे पास एक्यूरेट नंबर आ सके कि कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसीज हैं और जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन की कैटेगरीज आती हैं। अभी जो बोला गया है कि एसटी का तो आपने बोल दिया कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, अब उसमें भी जो सब कैटेगरी हमने बनाई थी पीवीटीजीज की, इनका भी सेंसस कंडक्ट करवाया जाए, इनका भी नंबर हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए। क्या रीजन है? सिंस हमने क्या बोला, एसटी के अंडर और ज्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, जिनके साथ और भी ज्यादा कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी उन्होंने फेस करी थी, इनका अलग से सेंसस हो, इनकी अलग से काउंटिंग हो। क्या इसके पीछे का रीजन है? तो जितनी भी जनजातियां होती हैं हमारी, उनके लिए भी सरकार ने डिफरेंट स्कीम्स चलाई होती है, पर अगर नंबर अपने पास एक्यूरेट नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी में जब फंड्स की बारी आएगी उसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। तो इसी वजह से अब फोकस किया गया है पीवीटीजीज के ऊपर भी कि सेंसस इनका भी सेपरेट करा जाए, इनको भी सिंगल एंट्री के जरिए लिस्ट के अंदर ऐड करा जाए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, सिंगल एंट्री। इसका मतलब होता है जैसे मैं अगर एक ट्राइब उठा लूं पीवीटीजीज में से, बैगाज उठा लिया, चलो ये भी छोड़ो, शॉम्पिन सभी ने सुन रखी है, सुनिए शॉम्पिन्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की है। सेंटिनेली सुनी है, सेंटिनेलिस, तो ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है। अब जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया लिस्टिंग के अंदर, जो चार्ट बन रहा था वो एसटीज का बन रहा था, अब उसमें सबसेक्शन आया पीवीटीजीज का। पीवीटीजीज में भी मैं कौन सी ट्राइब की बात कर रही हूँ? बेगास की बात कर रही हूँ या फिर शॉम्पेन की बात कर रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, इनका एक एक का नाम लिखना है, जो भी इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं एक एक का नाम, तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। आपने इंडिविजुअली हर एक बंदे का नाम लिस्ट पे ऐड करा, इससे क्या हुआ, आपके पास एक्यूरेट नंबर आ गया, राइट? तो ये आ गया पीवीटीजीज का। अब देख लेते हैं थोड़े से बेसिक चीजें। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को बोला है कि जो पीवीटीजीज हैं इनका भी सेपरेट एन्यूमरेशन हो, रजिस्टर के ऊपर इनका भी नाम अलग से चढ़े, इंडिविजुअल ट्राइब को हम स्टडी करें यहाँ पे। तो जो अपकमिंग सेंसस आ रहा है, और क्या क्या चीजें कैप्चर करने को बोली हैं, तो उनके हाउस होल्ड, घर वगैरह के बारे में डिटेलिंग वहां पे लिखी हो, कितने इंडिविजुअल एक फैमिली के अंदर रहते हैं उसके ऊपर डिटेलिंग हो, इनकी डेमोग्राफी कितनी है, कितनी पॉपुलेशन इन ट्राइब्स की बची हुई है। अब यहां से पॉपुलेशन की बात आई तो सुनो, जैसे थिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पतला। यहाँ पे पतले याद रख लेना, PTLE। सबसे पहले पॉपुलेशन इनकी चेक करी जाती है। इनकी पॉपुलेशन या तो स्टेगनेंट हो, मतलब जितना नंबर बढ़ना था वो बढ़ चुका है, अब एक स्थिरता आ चुकी है, उतना ही नंबर रह रहा है, या फिर डिक्लाइनिंग हो। पॉपुलेशन या तो स्टेगनेंट होनी चाहिए या फिर डिक्लाइनिंग होनी चाहिए, घटनी चाहिए या तो बराबर रहनी चाहिए। अगर बढ़ रही है फिर ये उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, स्टेगनेंट या फिर डिक्लाइनिंग। दूसरा आता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी आपको क्या लगता है? हम मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्री एग्रीकल्चर टाइम पीरियड की बात करी गई है जब हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ करती थी। तो टेक्नोलॉजी जो आएगी बिल्कुल सिंपल आएगी, बिल्कुल प्रिमिटिव वन आएगी। देन उसके बाद आती है लिटरेसी। क्या लगता है आपको यहाँ पे लिटरेसी इमर्ज करनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करी है तो लिटरेसी बिल्कुल लो होनी चाहिए, तो लो लिटरेसी। एंड ई से आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी होनी चाहिए एग्रीकल्चर से पहले जो हुआ करती थी, हंटिंग गैदरिंग के लिए आप पढ़ते हो ना, स्टोन टूल्स यूज करते थे, पत्थर से बने हुए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। और साथ में इसी के साथ एक और फैक्टर रहता है, जोग्राफिकली ये आइसोलेट हो। जोग्राफिकली आइसोलेशन का मतलब है कि मेन स्ट्रीम से सेपरेट रहते हो, ठीक है? ज्योग्राफिकली आइसोलेशन होनी चाहिए इनमें। इवन एक टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जितने भी पीवीटीजीज हैं
यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं करे जाएंगे क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है तो उनका कल्चर भी साथ में चला जाता है, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन से हम जाने जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। तो ये तो फैक्टर आगे जिनके बेसिस पे हम किसी भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर लोगों को पीवीटीजीज की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। पतले याद रख लेना और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन याद रख लेना यहाँ पे। इसके बाद इनके कल्चर को आइडेंटिफाई कीजिए और इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा इकोनॉमी लेवल किस टाइप का होगा। अभी भी कई बार्टर सिस्टम पे ही चलते हैं, मतलब नीड के बदले में कोई प्रोडक्ट देते हैं, पैसे का कोई खास इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे नहीं होता, मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। और क्यों सेंसस करना है, तो इनके लिए एक स्कीम चलाई गई थी विच इज पीएम जनमान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नाम से पता लग रहा है मेन फोकस किया गया है जनजातियों के ऊपर। अब इसके लिए 24,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे गए थे, पर नंबर अगेन हमें पता ही नहीं था एक्चुअल, तो उससे करप्शन के केसेस भी बहुत सामने आए। तो ये चीज ठीक से इंप्लीमेंट हो सके इसी वजह से बोला है कि पीवीटीजीज को ढंग से काउंट करो, जो आने वाला सेंसस है उसमें एक अलग से एन्यूमरेशन इनकी ऐड करो, अलग से इनके नाम ऐड करे जाए। उसके बाद अब ये पीवीटीजीज हैं कौन, तो सब कैटेगरी आपको किसके अंडर मिलेगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही अंडर। ये सारे फीचर मैंने आपको बता दिए। पतले से याद किया आपने, पॉपुलेशन स्टेगनेंट होनी चाहिए, स्थिर बिल्कुल, या फिर डिक्लाइन करनी चाहिए। नंबर 2, ज्योग्राफिकली आइसोलेट होने चाहिए, मतलब जो मेन स्ट्रीम है जहां पे रूरल अर्बनाइज्ड सोसाइटी आपको मिलती है उसके थोड़े दूर होंगे, जैसे जंगल वगैरह वाले एरिया में होंगे, ज्यादा फॉरेस्ट गुड्स पे डिपेंड करेंगे। देन प्री एग्रेरियन लाइफस्टाइल आ गया ना, हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब जो इनकी टेक्नोलॉजिकल लेवल होगा वो बहुत पुराना आपको मिलेगा। एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी, पैसे का कोई खास रोल नहीं होगा। मार्केट्स लगती हैं इनकी, जैसे एक तरफ से ये लोग आएंगे और एक तरफ से मेन स्ट्रीम, जो सो कॉल्ड हम बोल देते हैं मेन स्ट्रीम, जहां पे ज्यादा जनता रह रही है, एक मार्केट लगती है और यहाँ पे ये चीजों को एक्सचेंज करते हैं। इनको ये भी नहीं पता होता कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट तक बिक रही हैं और किस लेवल पे कितनी मॉनेटरी वैल्यू पे बिक रही हैं, इनको नहीं है उससे लेना देना। इनको अपने काम की चीज है वो इनसे ली और दूसरी चीज सामने वाले को दे दी। बार्टर सिस्टम पे आज भी फंक्शन करते हैं। और लिटरेसी रेट लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्टर्स याद रखने हैं जिनके बेसिस पे पीवीटीजीज असाइन करे जाते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट वन, 1962 1961, जैसे कल रिजर्वेशन वाला आर्टिकल आपने पढ़ा था, एक रोहिणी कमीशन उसमें आया था, है ना, ओबीसीज के बारे में जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, कैपिंग 27% ठीक है, क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन होनी चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने बोली थी। मतलब कुछ रिकमेंडेशन दी जाती है इनके द्वारा, गवर्नमेंट्स की चॉइस होती है वेदर दे वांट टू इम्प्लीमेंट और नॉट, वो गवर्नमेंट की चॉइस होती है। वैसे ही पीवीटीजीज को लेके एक धेबर कमीशन आता है, धेबर नाम आ गया, यूएन धेबर, 1960 to 1961 का टाइम पीरियड है। इन्होंने बोला कि बहुत सारी डिस्पैरिटीज है इन ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। मतलब बेशक आपने क्या किया, उनको एसटी के रजिस्टर में ऐड कर दिया, पर उनके बीच में भी और ज्यादा बाइफर्केशंस हैं, ट्राइफर्केशंस हैं, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। तो स्पेशल फोकस हमें उनके ऊपर करना चाहिए जो ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है विद इन द एसटी। ये किस कमीशन के तहत बोला गया था, धेबर कमीशन। मतलब इन्होंने हाईलाइट करवाया कि एसटीज के भी अंदर और ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, हमें उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये थोड़ी सी टाइमलाइन है। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस में ना यहाँ पे डेट गलत लिखी, ईयर गलत लिखा हुआ था, 2006 लिखा हुआ था 1993 की जगह पे, अभी बता देती हूँ। 1974 टू जो 1979 का टाइम पीरियड है, यहाँ पे चल रहा है 5th 5-year प्लान। 5-year प्लान पॉलिसीज आई थी जिसके तहत क्या किया जाता था, जब हम आजाद हुए, कुछ हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो सोवियत यूनियन जाके आते हैं, उन्होंने देखा वहां पे 5-year प्लानिंग चलती है, टारगेट लेके चलते हैं कि आने वाले 5 साल में हमें क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। तो यहाँ पे जो 5-year प्लान चल रहा है वो इस टाइम पे 5th नंबर पे चल रहा है और 1974 to 79 का टाइम पीरियड है। धेवर कमीशन ने बोला था एसटी के अंदर और वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको हाईलाइट करवाइए, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करिए। अब फाइनली 1974 की और 79 टाइम पीरियड में आप देखोगे 52 ग्रुप्स जो पहले एसटी में डायरेक्टली लिखे हुए थे, अब उनको बोल दिया ये पीटीजीज है। पीटीजी का मतलब है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि अभी पीवीटीजी तो 2006 में नाम चेंज होएगा, तो यहाँ पे थे ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। 1993 में 23 और ग्रुप्स ऐड कर दिए गए और आज के टाइम पे आपको ये पीवीटीजीज का नंबर मिलेगा 75।
अभी तक 75 ही है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक यूटी है जहां से आपको ट्राइबल्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड करंट स्प्रेड अगर देखोगे 18 स्टेट्स में आपको ये पीवीटीजीज मिलेंगे और एक यूटी है सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो ये स्प्रेड बता दिया कि कहाँ कहाँ पे ये सारे 75 ग्रुप्स आपको मिलेंगे। और एसटीज का अगर देखोगे तो 705 है टोटल, तो 705 में से अब क्या है 75 पीवीटीजीज। लग गया पता? वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन, मतलब जिनके साथ और ज्यादा एट्रोसिटी हुई थी, उस लेवल पे हम पहुंच गए। पीवीटीजीज की बात करी। अब 2006 में क्या किया गया, जो पीटीजीज थे दैट इज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था प्रिमिटिव। अब जैसे जैसे आप पढ़ाई के आगे एडवांसमेंट में जाते हो तो प्रिमिटिव जो है वो थोड़ा सुपीरियर और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स को दिखाता है, कि आप दूसरे को बोल रहे हो कि ये पुराने लोग हैं और खुद को आप सुपीरियर मान रहे हो। तो इसी वजह से नाम बदल दिया गया और बोल दिया उसको पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। यहां तक स्टोरी क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेट एन्यूमरेशन क्यों होनी चाहिए? आई थिंक आंसर अब आपको क्लियर है। सेंसस आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन हमें प्रॉपर तरीके से करनी है। जितनी भी स्कीम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मर्जी फील्ड में चलाई गई है, नंबर अगर एक्यूरेट होगा तो वो पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ब्रॉडर एसटी कैटेगरी में भी हमें ब्रॉडली कहां पे फोकस करना है? अब पीवीटीजीज के ऊपर। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने बोला। अब इश्यूज क्या आते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के साथ? कई बार क्या होता है कि डिफरेंट जगहों के ऊपर एक ही ट्राइब को दो नाम से जाना जाता है, और एसटी स्टेटस का जो रजिस्टर होता है उसमें 2 बार उनको ऐड कर दिया। बेशक एक में पॉपुलेशन लिख दी कि मान लो 200 के आसपास लोग हैं, दूसरे में पॉपुलेशन लिख दी 180 के आसपास लोग हैं, लोगों का नंबर बढ़ गया। कई जगह पे क्या किया गया है, एसटी का ही रजिस्टर है दोबारा से, 2 डिफरेंट ट्राइब्स थी पर कई बार उनको सेम नाम से जाना जाता है। दूसरी दिक्कत क्यों आती है ये दिक्कतें? बिकॉज ऑफ दियर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ये रहते हैं डीप जंगलों में जाके, और आपने देखा पीटीएलई जो इनका क्राइटेरिया है, प्री एग्रेरियन टाइम पीरियड में ये अभी चल रहे हैं, अटैक कर देते हैं कई बार जो सर्वे करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं कि इनका सर्वे हम ठीक से आज तक कर ही नहीं पाए। और उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक एसटी लिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया, किसी दूसरी स्टेट में भी वही ट्राइब रह रही थी और एक जो पड़ोस वाली स्टेट है उसमें भी वही ट्राइब रह रही थी, नाम डिफरेंट बता दिए तो उससे नंबर जो था वो भी चेंज कर जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की जो स्टेटमेंट थी लोकसभा में दी थी इन्होंने 2016 ईयर के अंदर, तो इन्होंने बोला कि आउट ऑफ 75 पीवीटीजीज सिर्फ 40 ऐसे हैं जो सिंगल एंट्री के जरिए एंटर हुए हैं। नाउ सिंगल एंट्री के जरिए एंटर हुए हैं मतलब यहाँ पे हेडिंग डाली कौन सी ट्राइब, जैसे बैगाज एक आपको लर्न होगी अभी तक, इनके एक एक करके नाम लिखे कि कौन कौन इंडिविजुअल इस बैगा के अंदर आते हैं। अब पॉपुलेशन का नंबर कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे सेंटिनलीज में अगर देखोगे तो 15 से भी कम लोग बचे हुए हैं उसके, पर मैक्सिमम देखोगे तो 4 लाख तक भी लोग जाते हैं। तो पॉपुलेशन का नंबर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बस कंडीशनिंग बताइए कि स्टेगनेंट होना चाहिए या फिर डिक्लाइनिंग होना चाहिए, बस कंडीशन है वहां पे। और यहाँ पे एक आर्टिकल आता है विच इज आर्टिकल नंबर 342। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर चाहे किसी एरिया को ट्राइबल कम्युनिटी डिक्लेयर करना कर सकते हैं, पर किसके साथ पहले डिस्कशन करेंगे? तो जो ब्रिज होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, गवर्नर, और अगर यूटी की बात हो रही है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि ये सारे पैरामीटर मीटअप हो रहे हैं, इस एरिया को, इस कम्युनिटी को हम ट्राइबल बोल सकते हैं या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये कहाँ पे मेंशन है? आपके आर्टिकल नंबर 342। प्रेसिडेंट फिर नोटिफिकेशन देगा ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, यानी कि न्यूज़पेपर पे आ जाएगा कि इस एरिया को ट्राइबल एरिया कंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल दिए हैं 2011 के सेंसस के, जो हमारा लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी पोस्टपोन ही चल रहा है काम। बीच में कोविड-19 आ गया तो 2021 में वैसे ही नहीं हुई, और अभी 2025 चल रहा है, देखते हैं कब तक करेंगे। बैगाज आगे जैसे मध्य प्रदेश के, इनकी एन्यूमरेशन सेपरेट है, मतलब इनकी रजिस्ट्रेशन जब आप देखोगे हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अबुज मारियाज, भारियाज और हिल कोरबाज कामराज। ये वाली जो ट्राइब्स है ना, इनको पहले सेपरेट नहीं करा गया था काउंट, मतलब इनकी सिंगल एंट्री नहीं हुआ करती थी। 2013 में अपडेशन करी गई और इनको देखो अब अबुज मारिया और हिल कोरबा को बोला कि ये छत्तीसगढ़ की एसटी लिस्ट में आएंगे, मतलब आपने डेजिग्नेशन दे दिया उनको, एंट्री करवा दी उनके नाम के बेसिस पे। मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू अब इनको क्या मिल गई? आइडेंटिटी मिल चुकी है, सेपरेट आइडेंटिटी मिल चुकी है। पहले नहीं था पता कि कौन से एरिया में इनको कंक्लूड करा जाए, बाद में छत्तीसगढ़ ने बोल दिया कि ये हमारी एसटी लिस्ट के अंदर काउंट होंगे, तो इनकी सेल्फ जो एन्यूमरेशन थी, रजिस्ट्रेशन थी रजिस्टर के अंदर, वो कर दी गई। नेक्स्ट आ गया जैसे पार्लियामेंट का क्या रिप्लाई आया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, तो
जो डाटा रिलीज करा जाता है ना वो सिर्फ मेन एसटी लिस्ट का होता है। अब हमने कल ही करा था कि इनके बीच में भी टायरिंग्स हो रखी हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे देखी गई पार्लियामेंट के द्वारा कि मेन एसटी लिस्ट वर्ड यूज करा गया। मेन एसटी लिस्ट का मतलब है जिनके पास एक्चुअल में सर्टिफिकेट है एसटी लिस्ट का। पीवीटीजीज की बात नहीं यहाँ पे करी गई। इसी वजह से बोला है कि करिए, इनका सेंसस भी करिए, तभी आप स्कीम्स को ठीक से इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या कोई एस्टिमेशन है पीवीटीजीज का? ऑफिशियल सेंसस काउंट नहीं हुआ है आज तक, हमने देख लिया पीछे। और एक स्कीम है विच इज पीएम जनमान, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये जो स्कीम थी इसको 2023 में इंप्लीमेंट करा गया था। पैसा देख लो, 24,104 करोड़ रुपए तक का इम्पोज कर दिया। आपने बोल दिया कि इतनी फंडिंग हम दे रहे हैं, नंबर अपने को क्लियर नहीं है, एस्टिमेशन लगा के चले हुए हैं कि मे भी इतनी पॉपुलेशन हो सकती है इसकी। और पीवीटीजी की पॉपुलेशन को जस्ट एस्टिमेट करा गया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स क्या क्या आ रहे हैं इनको, कैसे हम मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करा था। तो जब आप इतना सारा पैसा लगा रहे हो तो नंबर तो श्योर होना चाहिए। इसी वजह से बोला कि इनका भी सेंसस किया जाए। अब देखो पॉपुलेशन वेरी करेगी। अभी के टाइम पे आपने क्या देखा, टोटल 705 एसटीज आ गए, जिसमें से 75 क्या थे, पीवीटीजीज। अब इनकी पॉपुलेशन देखोगे अक्रॉस इंडिया तो आपको लगभग 47.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन मिलेगी। अगेन दिस इज एस्टिमेशन। टॉप 3 स्टेट जहां पे आपको पीवीटीजीज का नंबर सबसे ज्यादा मिलता है, तो नंबर 1 इज मध्य प्रदेश, हाईएस्ट मिलेगा 13.22 लाख की पीवीटीजीज है। महाराष्ट्र में 6.7 लाख, आंध्र प्रदेश 5.18 लाख। तो इतनी पॉपुलेशन आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मिलेगी, जिसमें टॉप कौन है, तो आंसर इज मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद जाके आंध्र प्रदेश है। लो पॉपुलेशन से हाई पॉपुलेशन, मतलब कम से कम लोग भी दिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग भी दिखेंगे। कंडीशन अगेन इंपोज ही रहेगी, वही स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग वाली, वो चेंज नहीं होगी। नंबर यहाँ पे देख लो। अब जैसे कुछ पॉपुलेशन है, जैसे 13 पीवीटीजीज ऐसे भी हैं जिनकी पॉपुलेशन 1000 से भी कम की है। ठीक है, 1000 से भी कम लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबसे जो सेपरेट कोई पीवीटीजी रहती है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है। आपने सुना होगा, लोग पहले सर्वे करने चले जाया करते थे, अब वहां के जो डीसीज हैं उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ब्रिटिशर्स आए एक टाइम पे, चले गए बोट उठा के और इन्होंने अटैक कर दिया। इनके पास अभी भी बो एंड एरो ही होते हैं, मतलब प्रिमिटिव लाइफस्टाइल है, प्री एग्रेरियन लाइफस्टाइल है, उस पर ये डिपेंडेंट है। तो जरावाज हैं, ओंग्स हैं, सेंटिनेलीज, शॉम्पेन, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ट्राइब्स है। इनका नंबर आपको 1000 से भी कम का मिलेगा। वैसे उत्तराखंड की रजी, देन कोटा तमिलनाडु का, बिरहौर उड़ीसा का, कमर मध्य प्रदेश का, और ये बहुत सारी ट्राइब्स जो बिहार की हैं, इनका नंबर भी आपको 1000 से कम का देखने को मिलेगा। अब सेंटिनेलीज की अगर बात करें तो सिर्फ 15 इंडिविजुअल बचे हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द इनकी जो आगे की जनरेशन थी ना, वो मेन स्ट्रीम के साथ अटैच हो गई है। इनके ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है अगर आप देखना चाहें। अब वो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, बस अपनी वाली लैंग्वेज छोड़ दी हुई है। तो उनके पेरेंट्स बड़े नाराज रहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम के चक्कर में अपना कल्चर पीछे छोड़ गए। तो देख लो यहाँ पे सेंटिनेलीज के सिर्फ 15 इंडिविजुअल बचे हुए हैं। और ऊपर से कई बार बीमारियां कैप्चर कर लेते हैं। ये बीमारियां कब कैप्चर करते हैं? इनको वैक्सीन नहीं लगी थी, बाकी सभी को वैक्सीन लगी थी। क्यों? इनकी बॉडी है ही नहीं उस चीज के लिए इम्यून। ये बोलते हैं कि हमने तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करी, ना हमारी विसिनिटी में कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस रहता है, तो बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं। इसी वजह से इनको कोई वैक्सीनेशन दी भी नहीं गई थी। और वैसे ही बैगा देखोगे तो मध्य प्रदेश में है ना सबसे ज्यादा पीवीटीजीज। तो जो बैगाज है इनकी पॉपुलेशन आपको लगभग 4,14,526 के आसपास मिल जाएगा। मतलब पीवीटीजीज की कैटेगरी में अगर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट बैगाज की है इस टाइम पे। उसके बाद एक्यूरेट डेटा क्यों मैटर करता है? तो स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करा जा सके, इसी वजह से हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए। डन, पीवीटीजीज लग गया, इसके बारे में पता। कौन सा कमीशन था? धेबर कमीशन 1962 1961। फिर आया 5th 5-year प्लान 1974 टू 1979। उसमें कितने पीवीटीजीज ऐड करे गए? 52। और उसके बाद 23 और ऐड करे इन ईयर 1993। पीटीजी से पीवीटीजी कब बना? ईयर 2006। ठीक है, याद रखिएगा इसको। डन पीवीटीजीज। नए स्टूडेंट्स को आया थोड़ा बहुत समझ लग गया, पता आइडिया? चलो ठीक है। और जो बाकी लेट आए थे, एक बार रिकॉर्डेड या फिर लास्ट में करवा दूंगी दोबारा से। थे कहाँ तुम लोग? सारे इकट्ठे आ रहे थे? अच्छा, इधर सारे सभी रस्ते, ओके।
कोइंसिडेंस ही है ये तो, है ना, इतने सारे अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, सभी को रास्ते में दिक्कत आई। चलो ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आपका जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके मेंस में भी। तो अपीडा ने लॉन्च करा है एक इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं भारतीय इनिशिएटिव। यहाँ पे भारतीय इनिशिएटिव की एक फुल फॉर्म रहेगी जो इसके ऑब्जेक्टिव को आपको डिफाइन करेगी, और मेन फोकस किया जाएगा एग्री फूड एक्सपोर्ट के ऊपर। एग्रीकल्चर प्लस फूड की इंडस्ट्री, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो देखो, जब फूड की बात करी जा रही है तो मेन हाईलाइट करेंगे एक तो प्रोडक्शन के ऊपर, प्लस प्रोडक्शन के बाद किस चीज पे टारगेट रहता है? प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भी बेचना है। अब खाने पीने की चीजें हैं तो पेरिशेबिलिटी के ऊपर दिक्कत रहती है, पेरिश कर जाती है, कहीं खराब हो जाती है जल्दी, वहीं पे कुछ लंबे अरसे तक रहती हैं। तो मतलब कोल्ड चेन के ऊपर भी फोकस करा जाएगा कि कोल्ड स्टोरेज अपने पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपीडा के बारे में देख लो, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर जितना भी प्रोसेस फूड होता है अपने पास, उसको अगर एक्सपोर्ट करवाना है तो कौन सी अथॉरिटी चेक रखती है? आंसर है आपके पास अपीडा। अपीडा की वैसे आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पर अपने आंसर में आप डायरेक्टली अपीडा भी लिख सकते हो, ठीक है? अपने में इतनी लंबी फुल फॉर्म है तो अपीडा भी डायरेक्टली लिखा जा सकता है। एक मीटिंग हुई फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर स्टेक होल्डर्स की, और वहां पे अनाउंस करा कि हम भारतीय इनिशिएटिव को लॉन्च करने जा रहे हैं। एग्री फूड या फिर एग्री फूड सेक्टर, ये कौन सा सेक्टर आएगा जहां पे पूरी की पूरी वैल्यू चेन इन्वॉल्व होगी? मतलब आपने एग्रीकल्चर से लेके चीजों को एक्सपोर्ट किया, रिटेल तक आप उस चीज को लेके गए, वो सारी की सारी चेन इस एग्री फूड सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड होती है। मतलब पहले आपने प्रोडक्शन करी, यानी कि सीड वगैरह परचेज किया, खेत में उसको बोया, वो उगेगी, प्रोडक्शन होएगी पहले क्रॉप की, फिर उसके बाद उसकी आप प्रोसेसिंग करोगे, वीट का आपने जो भी बनाना है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होएगी, फिर जाके वो दुकानों पे आएगी। अगर आपके पास बल्क में होगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये मेन फोकस करा जाता है। नाउ भारतीय की क्या फुल फॉर्म है, इसी से आपको ऑब्जेक्टिव याद रह जाएगा। सबसे पहले तो भारत के अंदर हमें बनाना है एक हब, ठीक है, एक सेक्टर बनाना है प्रॉपर, जिसमें फोकस किया जाएगा एग्रीटेक के ऊपर। मतलब आज के टाइम पे एग्रीकल्चर में भी हम इनोवेशन कर रहे हैं ना। जैसे आपका खेत है, आप चाहते हो कि मुझे ना कॉन्टिन्यूटी में ये पता लगता रहे कि मेरी जो खेत की मिट्टी है उसकी पीएच ज्यादा हो रही है, एसिडिक हो रही है, तो उसको एल्केलाइन करना पड़ेगा ना, फिर चूना फेंका जाता है ताकि एसिडिटी को रिड्यूस करा जा सके। तो उसके लिए आपने यूज किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने वहां पे सेंसर अटैच कर दिए, आपके फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, आपको पूरी डिटेलिंग आती रहेगी कि पीएच का लेवल आज कितना था, आज कितना था, बीच में बारिश हो रही है, ड्रॉट पड़ रहा है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो एग्रीटेक का मतलब है आपने इनोवेशन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ मर्ज कर दिया। रेजिलियंस, मेन फोकस इसी पे कर रहे हैं ना आज के टाइम की। एक तो क्लाइमेट चेंज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कुछ क्रॉप तो ऐसी थी जो लो टेम्परेचर पे उगा करती थी, तो आप क्रॉप को ही आज के टाइम पे रेजिलियंट बनाने की ट्राई कर रहे हो। मतलब जैसे मोदी जी ने बोला था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ के नाम से ये इनिशिएटिव आया था, तो वैसे ही अब हम क्रॉप्स को भी बोल रहे हैं कि आपको भी रेजिलियंट होना पड़ेगा। मतलब क्रॉप भी उसी टेम्परेचर में होके उस चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। बाकी एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब है कोल्ड स्टोरेज एग्जांपल ले लो यहाँ पे, जहां पे आप किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। एंड ट्रेड और एक्सपोर्ट एनेबलमेंट, सब कुछ बना लिया, पूरी वैल्यू चेन आपने इंश्योर करी, लास्ट में आपने क्या किया? उसको बाहर जाके बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। इसके लिए शर्त एक ही होती है कि आपके पास पहले अपनी जनता को खिलाने के लिए होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से एक्सपोर्ट करिए। अब जो एग्री फूड है ना, इसमें मेनली आप कुछ ऐसे वर्ड सुनोगे जैसे सुपर फूड। अब ये जो सुपर फूड है इसमें विटामिन एनरिचमेंट कर दी जाती है, प्रोटीन एनरिचमेंट आपको मिलेगी। बाकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए वर्ड यूज करा गया था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बाकी सब हुआ है। ऑर्गेनिक फूड आप सुनते हो कि जितना कम हो सके सिंथेटिक पेस्टिसाइड इसमें यूज करे जाएंगे। लगता है आपको आज के टाइम पे नेचुरल रिसोर्स से सारी चीजें बनती है, कीड़ा लग जाता है बड़े जल्दी, तो ये मार्केटिंग टर्म्स यूज करी जाती है। अब गोल एंड विजन क्या क्या है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा अपीडा है इन्होंने क्या क्या टारगेट सेट करे हैं। प्री में कोई नहीं पूछेगा, मेंस में बहुत बढ़िया डाटा ये यूज हो सकता है। जैसे 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप यहाँ पे चलाए जाएंगे। अब ये जो भारतीय इनिशिएटिव है एकदम से पूरे इंडिया में इम्पोज इसको नहीं करा गया है। अभी स्टार्टिंग में जब सितंबर में ये शुरू हुआ ना, इसमें सिर्फ 100 स्टार्टअप शुरू करे गए हैं अभी के लिए, ताकि हम देखें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होएगा। उसके बाद इनोवेशन को सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के लिए हम रेडी रहेंगे, और मार्केट एक्सेस अवेलेबल होनी चाहिए। मार्केट एक्सेस नॉट ओनली इन इंडिया, जो हमारी पड़ोसी हैं जहां पे हमें चीजें बेचनी है वो एक्सेसिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। बाकी अपीडा का विजन है कि $50 बिलियन तक का एग्री फूड एक्सपोर्ट हम करेंगे बाय द एंड ऑफ 2030।
जो ये स्टार्टअप्स शुरू होंगे ना, इसके तहत जो प्रोडक्शन करी जाएगी उसके एक्सपोर्ट की बात करिए। यहाँ पे फार्मर्स भी आएंगे, कुछ आप देखोगे युवा लोग भी एंटर करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद नेशनल मिशन के साथ ये अलाइन करेगा, जैसे सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात करी जाती है। वोकल फॉर लोकल, अब वोकल फॉर लोकल क्यों बोला गया है? कुछ एक फूड ऐसे आइटम्स आपको मिलते हैं जिनको जीआई टैग मिल रखा होता है, याद है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स दे दिए जाते हैं ताकि उनकी क्वालिटी वैसे ही इंश्योर रहे सालों साल तक और इंटरनेशनल मार्केट में उसको दिखा सके, उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। देन डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन प्रोजेक्ट को भी ये हाईलाइट कर रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है जो अपीडा का भारतीय इनिशिएटिव है। आत्मनिर्भरता मतलब हम खुद ही एग्री फूड को डेवलप कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, जो लोकल प्रोडक्ट्स है, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी आपने सुना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट आगे चल के बेचेंगे, उसको इंश्योर किया। डिजिटल इंडिया, एग्रीटेक, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को हमने एग्रीकल्चर के साथ ऐड करा। देन स्टार्टअप इंडिया, बोला ना 100 के आसपास पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेंगे, इनिशियली 100 स्टार्टअप ही चलाए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी? तो इवन आप भी चाहो अगर तो रजिस्टर कर सकते हो, अपीडा की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे भारतीय इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है उसके तहत आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 100 तो हो चुके हैं बुक, अगली बारी के लिए टर्न आ सकती है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो बहुत अच्छा फील्ड है ये, आज के टाइम पे इमर्जिंग है। उसके बाद की फोकस एरिया, ये देख लो आ गया ना, वोकल फॉर लोकल, जीआई टैग प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ऑर्गेनिक फूड आगे, सुपर फूड आगे। ये सुपर फूड तो कंप्लीटली मार्केटिंग टर्म है, बोल दिया जाता है कि इसमें हमने विटामिन एनहांस कर दी है, प्रोटीन एनहांस कर दी है, बस उसके बेसिस पे मार्केटिंग टर्म यूज करी जाती है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स आगे, प्रोसेस इंडियन फूड्स आगे, आयुष प्रोडक्ट्स आगे, ये सब इस भारतीय इनिशिएटिव के अंदर प्रोड्यूस करे जाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल। बाहर जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट करी जाती है वहां पे क्वालिटी सबसे पहले मैटर करती है। आपको पता होगा जब यहाँ से सेब जाते हैं बाहर की कंट्रीज में, उनको होता है कि इन सेब का कलर भी सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, तो क्वालिटी अश्योर करी जाती है। तो इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करा जाएगा, वो खुद ही क्वालिटी अश्योरेंस करेगी। ब्लॉकचेन एनेबल्ड ट्रेसिबिलिटी, यार एक बार बैटरी वाला आर्टिकल किया था और उसमें बोला था कि चाइना वाले बैटरी की ट्रेसिबिलिटी कैसे करते हैं? ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब उस पे टैग लगा होगा, ब्लॉकचेन के ऊपर सारा डेटा एंटर करता जाएगा, तो अगर कोई बाहर भी भेजने की ट्राई करेगा वहां पे सरकारें पकड़ लेती हैं उनको, क्योंकि ब्लॉकचेन हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करे। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए एक इंडिविजुअल ब्लॉक बनता है, आप इसको हैक ही नहीं कर सकते और आपके पास सारी डिटेल यहाँ पे बचेगी, कोई डिलीट नहीं होता, कोई बस ऐड होता चलता है नया ब्लॉक, और जो पुराना है वो बस डिस्कार्डेड रहता है पीछे, पर कभी उसको आप डिलीट नहीं कर पाते। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड कोल्ड चेन, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सेंसर्स लगे होंगे, सारा टेम्परेचर, जहां पे प्रेशर रिक्वायर्ड है, सॉइल की अगर बात हो रही है, पीएच को मेंटेन करना है, तो उसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करा जाएगा। देन एग्री फिनटेक, एग्रीकल्चर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी चलाई हैं जो पूरी टेक ओरिएंटेड हैं, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस रेज करने पे भी फोकस किया जाएगा इस भारतीय इनिशिएटिव के तहत। यहां तक डन? ठीक है। एक्सपोर्ट के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? अब सबसे पहले नंबर 1 लॉजिस्टिक, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब कैरी करते हैं बीच में पेरिश हो जाती हैं आधी चीजें। तो वेजिटेबल जा रहे थे, बीच में बारिश लगी, सिंस हमारा जो ट्रक था वो बस ऐसे टेंट के साथ उसको कवर किया हुआ था, वो सारी प्रोडक्ट खराब हो जाती है। तो मेन चैलेंज हमें एक तो लॉजिस्टिक में रहता है। पेरिशेबिलिटी आ गया, खाने वाली चीजें खराब तो होनी है एक टाइम पे, ड्राई फ्रूट तो है नहीं, ड्राई फ्रूट में भी लार्वे आपने देखे होंगे, क्योंकि ये क्या होता है, वो छोटा सा गुडरू सा होता है, उड़ता रहता है, उसको बस अंडे उस वॉलनट के अंदर ही देने होते हैं, तब जाके वो कहीं खराब होता है वॉलनट, अदरवाइज ठीक होता है, पेरिशेबल नहीं होता उतना। बाकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज पर जैसे फॉरेन कंट्रीज में चाहिए, क्योंकि हमने बोला एक्सपोर्ट रेडीनेस, तो उसके लिए ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन रहेगी, प्रिजर्वेटिव आप ऐड करोगे, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, ये भी इंश्योर करा जाएगा। रेगुलेटरी बॉडी भी चाहिए होगी कोई, अपीडा सारे काम नहीं देख पाएगा, क्योंकि आपने इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू करवाए हैं लोगों से, जिसमें इंडिविजुअली लोग आके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी चाहिए होगी एक एक्स्ट्रा। पैकेजिंग और सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम डेवलप करें, एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाना है।
उसके बाद ये पायलट प्रोग्राम है, सितंबर मंथ में ये शुरू हो चुका है। इनिशियली देख लो 100 स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। अपीडा की जो वेबसाइट है वहां पे ही इसको रजिस्टर किया जा रहा है। 3 मंथ अभी इन्हीं 100 स्टार्टअप पे ज्यादा हाईलाइट और फोकस करा जाएगा अपीडा के द्वारा कि ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तभी बोला पायलट प्रोजेक्ट, अभी आपने सिर्फ एक जगह पे इसको इंप्लीमेंट करवा दिया, पूरे पैन इंडिया लेवल पे नहीं करवाया है। पायलट प्रोजेक्ट चंक्स में जब आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, तो आपको अपना विजन भी बताना पड़ेगा और अपीडा की वेबसाइट पे ये सारा ऐड करा जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड ऑल अपीडा के ऊपर ही रहेगी, जो उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। और पार्टनरशिप अगर देखोगे तो कोलैबोरेशन डिफरेंट जो स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड है उनके साथ करी गई है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे करी गई है, देन आईआईटी है, एनआईटी है, इंडस्ट्रियल बॉडीज है, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स है। इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर ऐसी कंपनीज आती हैं जो स्टार्टअप को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। जैसे पीछे देखा ना 100 स्टार्टअप लगे अभी, तो इनिशियल स्टेज पे हैं सारे, अर्ली बिजनेसेस हैं, उनको हेल्प करने के लिए इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स आएंगे। हाँ, एक तरह से वैसे आएंगे, मतलब उनको सपोर्ट करेंगे ये, ठीक है, जो इनिशियली अभी स्टार्टअप शुरू हुआ है। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या क्या रहेंगे, तो देखो इंक्यूबेशन मॉडल के ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। कोल्ड स्टोरेज हो गया हमारा, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और ग्लोबल डिमांड को भी हम मीट करने की ट्राई करेंगे, तभी तो ये स्टार्टअप शुरू करवाए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के अंदर भी बनेगा और इसी से एक्सपोर्ट भी एनहांस करेगा। और बाकी ग्लोबली हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ एग्रीकल्चर फूड इनोवेशन हब की फॉर्म में। वो देखेंगे, वो टाइम की आने वाली बात है, 2030 तक लग जाएगा पता क्या क्या चीजें इंपोज होंगी। डन, इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर से एक ही क्वेश्चन आता है और उसका लेना देना इससे भी रहेगा ही रहेगा, तो याद रखिएगा, भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च बाय अपीडा। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है। ये मीटिंग होती है मनप्रीत अपीडा की, एनुअल मीटिंग होती है, उसमें अनाउंसमेंट्स करी जाती हैं कि हमारे फर्दर क्या क्या गोल्स है। ओके जी, चलो नेक्स्ट। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब देखो कॉलेज जब आप एडमिशन लेने जाते हो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, पता नहीं है कॉलेज का नाम ही है कि सच में वहां पे पढ़ाई है या नहीं। पेरेंट्स की भी यही दिक्कत होती है, बच्चों की भी यही दिक्कत रहती है। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था सरकार के द्वारा, विच इज NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नाम से पता लग रहा है इंस्टीट्यूशन है, जैसे IITs आ गया, आपके IISc बेंगलोर आ गया, तो उन सब की रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब है कुछ वेटेज सेट कर दिए गए कि किन के बेसिस पे हम यहाँ पे रैंकिंग देंगे। तो पहले जो पॉइंट याद रखने वाला है वो है कि NIRF के अंदर IIT जो मद्रास है, इसका फिर से फर्स्ट रैंक आया है ओवरऑल कैटेगरीज में। जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी में टॉप पर कौन है, IIT मद्रास। वैसे अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखोगे तो बेंगलोर का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IISc बेंगलोर, उसका रैंक आ रखा है। ठीक है, तो 7th टाइम टॉप पर कौन है, IIT मद्रास है। NIRF से स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनना। ओके, तो ये जो रैंकिंग है ये 2025 की आई, यूनियन गवर्नमेंट की ना दिया गया। तो 2015 में इसको गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और किनको रैंकिंग देनी थी, तो जो इंडिया के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करी जा सके और जो पेरेंट्स और बच्चे हैं उनके, उनको ये पता रहे कि ये यूनिवर्सिटी, ये IIT सच में ही बहुत ज्यादा क्या है। तो 5 पैरामीटर इसमें ऐड कर दिए गए और उनकी कुछ वेटेजेस है, किसकी वेटेज कितनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्राइटेरिया देखा जाएगा टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेस।
टीचिंग कैसी है वहां पे, बच्चे कैसे लर्न कर पा रहे हैं, और साथ में रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, जर्नल्स होते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स आपने कितने में लॉग इन कर रखा है, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे करती है उसके लिए बच्चों को एक्सेस दे दिया जाता है क्योंकि उन्होंने वहां पे एडमिशन ली थी। तो इसके लिए जो वेटेज आती है वो 0.30 है। अब ये वेटेज है, वेटेज भूल भी जाओगे तो चलेगा, बस क्राइटेरिया थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे कभी एजुकेशन से रिलेटेड कोई आंसर आ जाता है, स्पेशली अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, तो उस टाइम पे आप एनआईआरएफ के जो क्राइटेरियाज है उनका मेंशन कर सकते हो कि ये देखो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे एनआईआरएफ रैंकिंग देती है इंडियन इंस्टीट्यूट्स की। उसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कितनी है, उसके लिए भी 0.30 की वेटेज दे रखी है। ग्रेजुएशन की क्या आउटकम निकल के आ रही है, 0.20 की वेटेज दे रखी है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब हो गया सबको इंक्लूड करके, सबका साथ सबका विकास वाला, दैट इज द इंक्लूजन। आउटरीच, कहां तक ये यूनिवर्सिटी टारगेट कर पाई है। एक जो नेगेटिव चीज आई है, आज एक एडिटोरियल भी आ रखा था द हिंदू में, देखो जो इंस्टीट्यूशन का नंबर है ना वो इंक्रीज हुआ है, 3500 के आसपास था, अब 14,000 के आसपास पहुंच गया है। पर जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली है कि जितनी भी आईआईटीज हैं, अगेन उसको भी रिजर्वेशन के साथ अटैच करा गया, जो कल डिस्कस भी किया था, उसमें देखा गया है कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरीज हैं, इन्होंने ड्रॉप आउट्स करे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर लगा लिया, सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट करा, फिर वो जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी रही, क्योंकि अब साल तो शुरू हो गया ना, तो वो तो खाली रहेगी सीट, जिसकी वजह से जो मेरिटोक्रेसी का आप पॉइंट बोल रहे थे कि मेरिट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिला हुआ है। तो एनआईआरएफ के ऊपर ही वो एडिटोरियल आ रखा है, अगर आपने एक बार रीड करना होगा तो आप कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में है, कुछ खास है नहीं, बस इसके ऊपर एम्फेसाइज करा था। और साथ में परसेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, लोग क्या सोचते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसके लिए भी वेटेज ऐड करी गई है, विच इज 0.10। ये बस क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक नहीं मैं बोल रही कि सारा याद रखो, बस आपको पता लग जाए कि एनआईआरएफ के लिए क्या क्या क्राइटेरिया था, बस उतना सा याद करना है इसको। ठीक है, बस आर्टिकल डन, बस छोटा सा आर्टिकल है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट है हमारा, एक बंदरगाह है। टूटीकोरिन पोर्ट याद है आपको, मेजर पोर्ट्स आप कर रहे थे एक दिन, याद है कि नहीं, सच सच बताओ। दीनदयाल पोर्ट याद है, कोलकाता पोर्ट याद है, हाल्दिया पोर्ट याद है। हाल्दिया पोर्ट कहां पे था, कोलकाता का ही पार्ट है ना, दोनों को एक ही काउंट करा जाता है। गैलाथिया पोर्ट याद है, हाँ वेरी गुड। तो उसको अब आज देख लो, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, तो अभी शुरू करते हैं इसको। तो इंडिया का पहला बंदरगाह जिसने बोला कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन महंगी होती है, प्रोडक्शन के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, तो एक पोर्ट है आउट ऑफ 12 मेजर पोर्ट। अब मैंने 12 बोला यहाँ पे क्योंकि जो एनेक्चर आया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, उन्होंने बोला है 12 सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड मेजर पोर्ट्स। सेंटर ने बेशक 2024 में जो गैलाथिया पोर्ट है उसको मेजर पोर्ट बोला था। अब देखो दो तरह के पोर्ट आएंगे यहाँ पे, एक मेजर और दूसरे माइनर भी बोल देते हैं, या फिर इनको नॉन मेजर भी बोल देते हैं। और ये जो माइनर होते हैं या फिर नॉन मेजर होते हैं, इनका नंबर लगभग 217 के आसपास है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो मेजर पोर्ट्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कहती है कि 12 ही है। सेंटर ने 2024 में बोला था कि गैलाथिया को भी हम मेजर पोर्ट कंसीडर कर रहे हैं, उसके हिसाब से टोटल ये 13 बने थे। इवन जो आपका आर्टिकल है ना, इसमें भी 13 मेजर पोर्ट्स लिखे गए हैं, पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने 12 लिखे हुए हैं। तो जो ऑथेंटिक सोर्स माना जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही रहेगा। ठीक है, तो 12 मेजर पोर्ट्स ही आपको करने पड़ेंगे। अब देखो ये जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, इसको पहले टूटीकोरिन पोर्ट भी कहते थे। अभी आप मैप देखोगे तो आपको याद आ जाएंगे, ये देखे थे यहाँ पे, ये वाला आ गया आपका थूथुकुडी पोर्ट, याद होगा आपको, एक अजीब सा नाम था, तो उसी को टूटीकोरिन पोर्ट भी बोला जाता था पहले। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, वीओ चिदम्बरम फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे फ्रॉम तमिलनाडु, 1936 में इनकी डेथ हो गई थी, तो उनको एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए ये नाम बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला पोर्ट है, इसकी बात हुई है। यहाँ पे बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन की हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हाँ जी, ग्रीन हाइड्रोजन अब कैसे प्रोड्यूस होगी, जल्दी से बताइए। हाँ, इन शॉर्ट रिन्यूएबल एनर्जी का हम सोर्स करेंगे और उससे फिर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमने ग्रे हाइड्रोजन देखी है, उसमें आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हो, हाइड्रोजन भी बनती है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन करती है, हाइड्रोजन को आप एज अ फ्यूल करते हो, यूज करते हो। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी, और इसमें भी कौन सा मेथड होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, वो वाटर का ब्रेकडाउन करती है और आपके पास एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन निकल के आती है और दूसरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो आप इनहेल भी कर ही रहे हो, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करेगा वीओ चिदम्बरम पोर्ट विच इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट। अब देख लो इसके बारे में थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप ये पोर्ट बन चुका है जिसने बोला है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। कैपेसिटी कितनी है, तो 10 नॉर्मल क्यूबिक मीटर की पर आर, एक एक घंटे में 10 जो नॉर्मल क्यूबिक मीटर है इतनी ग्रीन हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। और अगर नॉर्मल क्यूबिक मीटर को देखोगे तो एक यूनिट होती है जिससे हम वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर या फिर प्रेशर की कंडीशन, आइडियल सी कंडीशन बनाई जाती है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट ये जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, ये देखो अब आर्टिकल में वन ऑफ इंडियाज 13 मेजर पोर्ट लिखा हुआ है, पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने सीधा लिखा है जो 24-25 का कनेक्शन आया है कि 12 मेजर पोर्ट्स हैं, तो आप 12 के साथ ही चलोगे। स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक से रीड कर लेना। अगर तो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर 13 आप टिक कर सकते हो। अगर नॉर्मली लिखा है ना 12 मेजर पोर्ट्स, कुछ नहीं मेंशन करा हुआ है, तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के एंड से करना है। ऐसे है कल को आप क्वेश्चन भी तो उठा सकते हो कि आपकी अपनी मिनिस्ट्री ने क्या बोला हुआ है, तो 12 मेजर पोर्ट याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 13 क्यों लिखा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ही 13 आया था। हिस्ट्री क्या है, तो पहले ये जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट था इसका नाम टूटीकोरिन पोर्ट हुआ करता था। कोरोमंडल कोस्ट जो हमारी बे ऑफ बंगाल वाली है वहां पे ये लाया करता है, तमिलनाडु में आ जाएगा। और 2011 में ये नाम बदला गया था और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोल वगैरह की कैरिंग करता है, देन ट्रेड को हैंडल करता है, कंटेनर मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल देखोगे तो सबसे बड़ा पोर्ट आपको मिलेगा दीनदयाल पोर्ट विच इज लोकेटेड इन गुजरात, ये गुजरात में लोकेटेड है। वैसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है जहां बड़े बड़े ट्रक्स की तरह डब्बे देखे हुए हैं, कौन सा है? नहीं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये वाला पोर्ट जो है ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर यहाँ पे बड़े बड़े साइज के आपको मिलेंगे। अभी जो आपने पढ़ा दैट इज वीओ चिदम्बरम पोर्ट। जो सेंटर ने बोला था वो यहाँ पे आपको मिलेगा गैलाथिया पोर्ट, गैलाथिया निकोबार में आपको मिल जाएगा गैलाथिया पोर्ट। इसको काउंट करके ये 13 हो जाते हैं। ये टोटल 12 ही दिखेंगे, ये दोनों एक ही है, कोलकाता पोर्ट का ही पार्ट है हल्दिया पोर्ट, इसको एक ही काउंट करा जाता है। देन उसके बाद विशाखापट्टनम आई थिंक पॉपुलर वन लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। पैरादीप पोर्ट कहाँ पे था? ओडिशा में था। देन उसके बाद आप गए थे तमिलनाडु, पहले आता है आपका एन्नौर पोर्ट, फिर उसके बाद चेन्नई तो याद रह जाएगा मेरे ख्याल से, नाम से पता लग रहा है तमिलनाडु की बात हुई है। वीओ चिदम्बरम अभी देखा आपने 2011 में टूटीकोरिन या फिर जिसको थूथूकुड़ी बोला करते थे एक टाइम पे, उसी को रीनेम करा गया था। कोचिन, कोचिन इज इन केरला आ गया। फिर उसके बाद न्यू मैंगलोर, मैंगलोर आ गया, कर्नाटका की बात हुई है। फिर मोरमुगांव कहाँ पे था? गोवा के था। देन मोरमुगांव आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में मोरमुगांव लोकेशन। देन उसके बाद मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में 2 आ जाएंगे। वन इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि कंटेनर पोर्ट भी है सबसे बड़ा, और उसके ऊपर मुंबई पोर्ट आपको मिलेगा। देन दीनदयाल पोर्ट विच इज लोकेटेड इन गुजरात। अब ये काउंट कर लो, ये टोटल बनेंगे आपके 12, 13 हो जाएंगे गैलाथिया को जोड़ के। सेंटर की स्टेटमेंट आएगी 2024 के हिसाब से। टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है, पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का मैंने आपको एनेक्सर दिखा दिया, इसमें 12 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेजर पोर्ट्स मेंशन करे हैं। याद रखना ये जो मेजर पोर्ट्स है ना ये आते हैं आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर। यूनियन जो शेड्यूल नंबर 7 आप पढ़ते हो ना, इसमें टोटल 3 लिस्ट देखी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। पर जो बाकी के 217 मेजर या जिनको माइनर या फिर इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी कह देते हैं, ये आते हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों डिसीजन बनाएंगे, तो याद रखना ये वाले आएंगे आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, स्टेट के अंदर नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। बाकी मेजर पोर्ट किसके अंडर है? यूनियन लिस्ट के अंडर। ओके डन, ठीक है। नाउ अपातनीज के बारे में एक आर्टिकल आ रखा था कि इनकी जो प्रैक्टिसेस है वो भी वेनिश कर रही हैं। अपातनीज यहाँ पे सभी ने देखा होगा, मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, देखें ये अजीब सी पियर्सिंग वगैरह करी होती है, तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी हुआ करती थी। अब ये बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में भी आपको जाना है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ये वाला। यहाँ पे एक नदी दिखेगी आपको सुबानसिरी, और एक डिस्ट्रिक्ट भी है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है सुबानसिरी। और यहाँ पे जो वैली लोकेटेड है, वैली मतलब पहाड़, पहाड़ बीच में बन गया वैली वाला एरिया, यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे, इनहैबिटेशन आपको मिलेगी। वैली का नाम है जीरो वैली। यहाँ पे आपको अपातनीस मिलेंगे, ये लोग जो मैंने आपको पीछे पिक्चर दिखाई। अब होता क्या था हिस्ट्री में,
इन्वेडर्स बहुत ज्यादा आते थे, तो वो जबरदस्ती लड़कियों को उठा के ले जाया करते थे। तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि एक अजीब सी पियर्सिंग हम शुरू करेंगे, और ये जो पियर्सिंग करी होती है ये वुड की ही बनी होती है, जंगलों से वुड लाई जाती है ताकि इन्फेक्शन भी ना हो, ताकि लड़कियां जो हैं वो थोड़ा अनअट्रैक्टिव हो जाए और जो इन्वेडर हैं वो इनको उठा के ना लेके जाए। बाद में ये ट्रेडिशन बन जाता है। पहले कोई ना कोई नीड की वजह से प्रथा शुरू करी जाती है, बाद में वो ट्रेडिशन और कल्चर का रूप ले लेता है। सेम स्टोरी अपातनीस की है, पर अब बोला जा रहा है कि जो इनकी प्रैक्टिस है वो वेनिश कर रही है। आज के टाइम पे जो वहां पे दादियां हैं वो लास्ट जनरेशन है जो इन पियर्सिंग को करवाएंगी, टैटूज को करवाएंगी, क्योंकि जो मॉडर्न लड़कियां हैं उनको जॉब लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी जब वो अरुणाचल प्रदेश से बाकी के स्टेट में काम करने के लिए आते थे, कि ये अजीब सी चीज है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने भी इसको बैन कर दिया कि आप पियर्सिंग नहीं करोगे, ऐसे इतने सारे टैटूज टैटूज तो अभी भी कितने लोगों ने बनवाए होते हैं, पर ये जो पियर्सिंग वाला फैक्टर है ये पूरा बंद करवा दिया गया इनसे। और आज के टाइम पे एक लास्ट जनरेशन आपको दिखेगी जो बुजुर्गों में बची हुई है, अपातनीस। तो जीरो वैली, लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। जीरो वैली एक बाउल शेप, बाउल होता है ना, बस वैसी शेप का बनता है। सीनिक वैली दिखाई देगी लोअर ईस्टर्न हिमालयस के अंदर। ट्रेडिशन क्या है? नाउ ये टर्म्स आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। सीधा क्वेश्चन, ये टीपी क्या चीज है? टीपी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना है, इसका मतलब क्या है? सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आता है रिसेंट करके प्री में। तो ये होते हैं जो फेस के ऊपर ये लोग टैटूज बनवाते हैं। और दूसरा आता है जो पियर्सिंग इन्होंने करी होती है, लार्ज वुडन नोज प्लग जो पहना होता है उसको बोलते हैं यापिंग हुलो। यापिंग हुलो बनाया क्यों था ये ट्रेडिशन? तो लड़कियों को बचाना था फ्रॉम एबडक्शन। इन्वेडर्स आया करते थे, जबरदस्ती लड़कियों को अपने साथ ले जाने की ट्राई करते थे, तो लड़कियों को थोड़ा अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए ये वाली प्रथा शुरू कर दी। और जब लड़की 10 इयर्स की हो जाती है उस टाइम पे ये टैटूज और जो पियर्सिंग है वो शुरू कर दी जाती थी। और अब के टाइम पे क्या हुआ, फिर ये ट्रेडिशन बन गया और ब्यूटी का एक साइन बन गया, इनकी एक ट्राइबल आइडेंटिटी बन जाती है जो जीरो वैली में अपातनीस रहते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस है, ये देख लो, फॉरेस्ट की वुड होती है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और जो टैटूज होते हैं एल्डर वुमेन के, तो जब लड़की 10 साल की हो जाती है उस टाइम पे ये करवाया जाता है। ऑनरेबल और फैमिली की जो डिग्निटी है उसको, उसके साथ इसको अब रिलेट कर दिया जाता है। अगेन कल्चर और जो ट्रेडिशन की आइडेंटिटी है। बैन और डिक्लाइन अगर देखोगे तो 1970s में सरकार ने इसको बैन कर दिया था। क्या रीजन था? तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी लड़कियों को जब वो अर्बन एरियाज में जाती थी। ठीक है, थोड़ा हो जाता है ये, किसी के लिए कोई चीज कल्चर बन चुकी है, आपके लिए वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो इनको प्रॉब्लम आ रही थी एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, तो इस वजह से ये चीज बैन कर दी गई। अब ये ट्रेडिशन पूरा एक्सटिंक्ट कर रहा है और सिर्फ ओल्डर वीमेन में ही बचा हुआ है, तो मतलब अब एक्सटिंक्शन पे है, वैनिशिंग है। करंट पर्सपेक्टिव अगर देखोगे तो आज भी वो लोग बोलते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी थी, ट्राइबल आइडेंटिटी, उसका ये कोर हुआ करता था। ओके, नाउ फेडिंग हेरिटेज और सिंबल क्या है, तो मैंने आपको स्टोरी बता दी। नोज पिन याद रखिएगा, यापिंग हुलो बोलते हैं, और तिपी जो फेशियल टैटूज हुआ करते थे, बस इतना याद रखना है। और यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इसको ऐड करा हुआ है। जो इंटेंजिबल कल्चर होता है ना, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसकी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करा है। कॉलेज की एक लिस्ट आती थी टेंटेटिव लिस्ट, उसमें आपका नाम आया, पर श्योरिटी नहीं होती कि आपको अभी एडमिशन मिलेगी, अभी भी खतरा बना रहता है। फिर आती है एक ऑफिशियल लिस्ट जिसमें सबका नाम आता है और एडमिशन आप ले पाते हो। तो टेंटेटिव का मतलब है टेम्परेरी लिस्ट में इसको ऐड करके रखा हुआ है यूनेस्को की। और आउटडेटेड है मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से ये जो कल्चर है, और आज के टाइम पे सिर्फ आपको ओल्डर वुमेन के पास ही ऐसे मिलेगा। अगली जनरेशन ने कोई भी ऐसी पियर्सिंग और टैटूज नहीं बनवाए हैं। डन। अब एक छोटा सा आर्टिकल है सेरेबो के बारे में, अभी है टाइम। हाँ जी, हाँ जी, वही है ये तो किसने बोला? अंकुर ने, जी बिल्कुल। सेरेबो, अब देखो सेरेबो सेरेब्रल वर्ड के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो, कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज आती हैं, बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, इंटरनली ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और उस टाइम पे आप एकदम से सीटी स्कैन भी नहीं करवा पाते, या फिर एमआरआई जो मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, इमेजेस, तो वो भी नहीं कंडक्ट करवा पाते। तो अभी क्या हुआ है, ये सेरेबो बनाया गया है। किसने बनाया है? तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन्हीं का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एमडीएमएस के साथ, मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटरीट, साथ में एम्स इन्वॉल्व है भोपाल का,
बेंगलुरु का निम्हांस, मतलब सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, और बायोस्कैन रिसर्च, इन सभी ने मिलकर बनाया एक डिवाइस जिसको बोला गया है सेरेबो डिवाइस। ये क्या करेगा, बाहर से पिक्चर कैप्चर करेगा और बता देगा इंटरनली कितनी ब्लीडिंग हो रखी है, जो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, तो इंटरनल हेमरेज हो रखी है, इंजरी हो रखी है, उसको ये स्टडी कर लेगा। एडेमा भी ये स्टडी कर सकता है। एडेमा का मतलब है कि ब्रेन के अंदर या किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, फ्लूइड भरने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी ये स्टडी कर सकता है। तो सेरेबो बहुत सेफ माना गया है, स्पेशली जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए। पैरामेडिक्स में इसको यूज करा जा सकता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो एट द स्पॉट अगर आपको चेक करना है तो वहां पे सेरेबो डिवाइस को यूज किया जा सकता है। और अनस्किल्ड पर्सोनल, मतलब अनस्किल्ड में नॉर्मली लोग भी आ गए और जिनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है मेडिकल की फील्ड में, वो लोग भी आ जाएंगे। तो ये सेरेबो जो है इजी टू यूज है। किस चीज के लिए यूज करा जाएगा, तो TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, जो इंटरनल हुई होती है उनको स्टडी करने के लिए। सबसे जो इसकी खास बात है दैट इट इज नॉन इन्वेजिव इन नेचर। एडेमा है भी, कई बार लगता है ऐसे, वो सुपरफिशियली स्वेलिंग होती है और अज्यूम कर लिया जाता है कि एडेमा होगा, तो ये नॉन इन्वेजिव है, टिश्यू नहीं लेना पड़ा, डायरेक्टली आपको सेंसस के थ्रू कैप्चर करके बता देगा कि एडेमा है भी या नहीं है। इसके बाद सेरेबो की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो ऑल्टरनेटिव माना गया है कंप्यूटेटिव टोमोग्राफी और MRI का। अब जैसे CT स्कैन होता है, ये कौन सी रेडिएशन के बेसिस पे काम करता है, एक्सरे, मल्टीपल एक्सरेस यहाँ पे कंडक्ट करे जाते हैं। पर वहीं पे MRI को अगर देखोगे तो ये किस पे है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यहाँ पे फ्लक्स डाला जाता है न्यूट्रॉन्स का, उसके जरिए यूज करते हैं। किसी ने करवाया होगा MRI, उल्टी भी आती है लोगों को उसको जब एकदम से ऊपर से सारी रेडिएशन दिखाई देती है, तो उनका ऑल्टरनेटिव माना गया है और सेफ भी माना गया है। जैसे मैंने बताया इनके कई साइड इफेक्ट निकल के आते हैं लोगों के लिए, टफ हो जाता है। आइडियल है अगर जैसे एम्बुलेंस में रखे रखना है, अब वहां पे तो CT स्कैन या फिर MRI मशीन नहीं लगाई जा सकती, वहां पे सेरेबो रखा जा सकता है। रूरल क्लिनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ना CT और MRI के लिए, इसके लिए थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक बंदूक जैसी है, बस उससे चेक करना है इमेज कैप्चर करके। एंड ट्रॉमा सेंटर में रखा जा सकता है जहां पे डिजास्टर हो रखे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको TBI के केसेस मिलते हैं, वहां पे इसको इजीली यूज करा जा सकता है। तो मतलब फास्टर जो आप एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो मेडिकल की फील्ड में, वो सेरेबो का यूज करके हो सकता है। नेक्स्ट इज कौन कौन से केसेस में सबसे ज्यादा यूज होगा, तो नंबर 1 जो रोड में ट्रैफिक की वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं 60% केसेस, उसमें यूज करा जा सकता है। कहीं गिर जाते हैं सर के बल, थोड़ी देर के लिए तो आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो बचा लेता है आपको, बस ऐसे ब्लैकआउट सा लगता है, या फिर वाइब्रेशन होती है सर्टेन, पर उससे ज्यादा जोर से टकरा गया था इंसान तो चोट भी लग सकती है, TBI हो सकता है। 20 to 25% केसेस फॉल्स की वजह से भी देखे गए हैं। वायलेंस, लड़ाई होगी, उठाई डांग और मार दिया, कॉलेज के स्टूडेंट बहुत करते थे ये। यहाँ पे 16 का जो हॉस्पिटल है, एक बार एक लड़की बीमार हुई तो उसको हम लेके गए रात को 2 बजे, वहां लड़के भी आए हुए हैं, 2-3 के सिर फाड़े हुए हैं, बाकी पूरा हॉस्टल उनके साथ आया हुआ है देखने के लिए कि अब क्या होगा। साथ में पुलिस आई है, पुलिस ये थोड़ी बोल रही कि पट्टी करो, उनको पिटो पहले तो कि लड़े क्यों तुम ऐसे सिर फाड़ के। तो वायलेंस की वजह से भी TBI के केसेस देखे गए हैं 10% के आसपास। उसके बाद स्टैट देखोगे तो एनुअली 1.5 to 2 मिलियन इंजरीज ब्रेन की होती है इंडिया के अंदर, और 1 मिलियन डेथ हो जाती है एक साल के अंदर TBI की वजह से, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से। और ट्रेडिशनल मेथड अगर देखोगे तो ग्लासगो कोमा स्केल होती है, ये वाली जो स्केल साइड में दी है ये डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट रीड कर लेना एक बार। ये सारे पैरामीटर चेक करे जाते हैं जब भी ब्रेन की इंजरी हुई थी, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट देखना होता है कि ब्रेन इनका ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं, उसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। अब ये थोड़ा पुराना हो गया है मेथड, आज के टाइम पे लोग भी थोड़े एडवांस हो चुके हैं और जो नंबर ऑफ केसेस है इन TBI के वो भी बढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हमें फास्ट डिवाइसेस चाहिए, तो उसके लिए सेरेबो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रूव होगा। बाकी सिम्टम माइल्ड हो या फिर अनडायग्नोस्ड हो उसको ये चेक कर सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को भी देख सकता है, कॉग्निटिव थिंकिंग रिलेटेड इश्यूज अगर आए हैं उसको भी ये स्टडी कर सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको भी स्टडी कर सकता है, न्यूरो डिजनरेशन, नर्वस सिस्टम डिजनरेट कर रहा है, न्यूरॉन्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो उसको भी ये स्टडी कर सकता है। दैट इज द सेरेबो डिवाइस। ओके चलो आज का मैप ऑफ द डे, यूरोपियन यूनियन को शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका और एशिया में लास्ट में ही करवाऊंगी क्योंकि उसमें थोड़ी हैपहैजर्ड कंडीशनिंग ज्यादा हो जाती है, तो आज यूरोपियन यूनियन चलते हैं सबसे पहले। तो पहले तो जाएंगे पोर्तुगल। पोर्तुगल तो पता है आपको, इंडिया में भी बताना जरा, एक बुल फाइट पड़ी थी आपने,
वेरी गुड, धीरियो, ठीक है। तो ये आ गया पोर्तुगल, और उसके साइड में आपको दिखेगा स्पेन। बिल्कुल बॉर्डर टच करते हैं एक दूसरे का, और यहाँ पे एक स्ट्रेट भी आती है विच इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ अटैच करती है, और सेपरेट किसको करती है, मोरक्को को और स्पेन को, यूरोपियन यूनियन को फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन। उसके बाद यहाँ पे ना याद रखना, ये छोटा सा आपको डॉट दिख रहा होगा, ये वाला, स्पेन और फ्रांस के बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है एंडोरा। वेरी गुड, एंडोरा, ये वाला एंडोरा। उसके बाद ऊपर की तरफ आओ तो फ्रांस आ जाएगा। फ्रांस आप कई बार जाके आ चुके हो, कभी न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से, कभी ओशन नाइस एक लोकेशन पड़ी थी आपने फ्रांस में जहां पे, हाँ ये भी था, यस, रिवर की जब हमने बात करी थी। और उसके अलावा ग्लोबल ओशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी नाइस में, वो भी फ्रांस में हुई थी। तो फ्रांस तो आप सभी को याद रह जाता है। ऊपर आ जाओ टॉप पे, यहाँ पे आपको नीदरलैंड दिखेगा, और नीदरलैंड के जस्ट नीचे वो कंट्री दिखेगी जहां पे नाटो के हेडक्वार्टर्स है, बेल्जियम। और इसी बेल्जियम ने एक बेलारूस के अगेंस्ट और रशिया के अगेंस्ट केस भी फाइल करा था इन माल्टा। तो ये माल्टा भी कहाँ पे आ गया, मेडिटेरियन सी के अंदर, तो ये भी यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है। उसके बाद ये देखो इटालियन शू, ठीक है, ये आ गया इटली। उसके बाद ये तीन छह तो यहाँ पे डायरेक्टली याद है आपको, एससीबी और मैग, है ना, ग्रीस था। एम से क्या था, मॉन्टेनिग्रो। ए से क्या था, अल्बेनिया। बी से क्या था, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। सी से क्या था, क्रोएशिया। एस से स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया से एक और रिलेटेड सा नाम है विच इज स्लोवाकिया। तो अभी स्लोवाकिया और हंगरी भी न्यूज में बने हुए थे, क्या रीजन था, कौन सी पाइपलाइन थी, द्रुजवा। द्रुजवा, द्रुजवा का मतलब क्या था, फ्रेंडशिप। तो ये रशिया से आई है वाया यूक्रेन, और स्लोवाकिया और हंगरी को ऑयल प्रोवाइड कर रही थी। तो ड्रोन अटैक करा, वो रुक गई है सप्लाई, अभी तक कंटिन्यू नहीं हुई है। तो स्लोवाकिया देखा था, देन हंगरी देखा था आपने। फिर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपने पूछा से याद रखी थी विच इज पोलैंड, यूक्रेन, जेक रिपब्लिक, हंगरी और ऑस्ट्रिया। वैसे नीचे की तरफ देखोगे तो यूक्रेन तो आ ही जाएगा, बाकी एस सी स्लोवेनिया और क्रोएशिया था, साथ में सर्बिया था, और इधर रोमानिया था जो हंगरी के अराउंड आ जाएगा। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो तो आपने न्यूज में कॉन्टिन्यूटी में सुनी हुई है। वैसे ऊपर की तरफ आ जाओ, फिनलैंड और स्वीडन, ये कब सुने थे, नाटो 31st एंड 32nd मेंबर, तो ये भी आपने सुन रखे हैं। ये डेनमार्क आ गया। ये देखो, ये बाल्टिक सी है ना, जो ये बाल्टिक सी है, इसको याद रख लेना, फेल इनटू, हाँ, फेल इनटू रशिया, और जीडीपी बढ़ी स्वीडन की, जीडीपी बढ़ी स्वीडन की। वाह, हिंदी देना, ये बच्ची बन गया ये तो, बढ़ी स्वीडन की। तो ये कंट्रीज आ जाएंगी। एफ से आ गया था फिनलैंड, ई से आ गया एस्टोनिया, एल लातविया और लिथुआनिया। और यहाँ पे देखो कैलिनग्रेड, याद है कैलिनग्रेड क्यों पड़ा था यहाँ पे, क्या डाली थी, आईएनएस निस्तार, यहीं पे मैन्युफैक्चर हुई थी, और यहीं पे इसके टेस्ट ट्रायल्स भी हुए थे। यहाँ पे इनकी नेवल शिप्स हैं, इनके अपने एयर बेसिस हैं। कल को यूरोपियन यूनियन पंगा खड़ा कर दे रशिया को, तो उनके पास बढ़िया जगह है यहाँ पे कैलिनग्रेड वाली। हाँ हाँ, निस्तार थी आई थिंक, तमाल, तमाल थी, तमाल थी, तमाल, ठीक ठीक। हाँ, निस्तार भी तो यही बनी थी, तमाल लास्ट वाली थी, हाँ, जो हमने इंडिजिनस के ऊपर फोकस करा है फिर। ठीक है, तो फेल इनटू रशिया, ये रशिया हो गया। जीडीपी जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड और किसकी, स्वीडन की। ये आगे बॉर्डरिंग कंट्रीज। सिंस पंजाब का पेपर नजदीक है, एक सवाल आना है आपका जो कि वाटर बॉडी से एसोसिएटेड होगा, अब किसका आएगा वो नहीं है पता अपने को, फिर भी प्रोबेबिलिटी सी याद रखनी है। आज के लिए बस इतनी कंट्रीज याद रखेंगे, नोटबुक्स निकालिए फटाफट से। ओके, ठीक है, ऑनलाइन जितनी भी आज पढ़ी लिखने की ट्राई करो, मैं काउंट कर लेती हूँ तब तक कितनी करी हमने। आप करो शुरू। प्रैक्टिस क्वेश्चन हर्ष मैं कल ऐड कर देती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, रुको अभी प्रोवाइड कर देती हूँ, रुक जाओ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप कर लेना उसको।
ये कर लो नोट। नए वाले स्टूडेंट भी थोड़ा थोड़ा कर देंगे अब शुरू लिखना, है ना? क्वेश्चन तो नहीं लिखोगे अभी, मतलब जो अभी बोला होता है क्लासरूम में। ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे। हाँ, मुझे भी नहीं है याद, मैं देखती हूँ मैं मैप ओपन करके। अच्छा, अभी टोटल तो हमने किए नहीं ना आज, आई थिंक हमने 22 कर आसपास करा, 20-22। नताशा, जो कल आपने ब्राज़ाविले बोला था ना, दैट इज कैपिटल ऑफ कॉन्गो। ठीक है, वो कैपिटल है, कंट्री नहीं है। डन। ये मैं मैप ओपन कर रही हूँ, यहां से देखो कौन कौन सी स्किप लिख ली सभी ने। लो चेक करो। पहले तो ये बताओ, बाल्टिक सी के अराउंड जितनी भी थी वो सारी लिख दी थी। स्वीडन किन्होंने नहीं लिखी थी? नहीं लिखी थी। ठीक है, 1-2। जर्मनी, डेनमार्क, ठीक है, मतलब वो हैंड रेस करेंगे जिन्होंने नहीं लिखा है। और फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रशिया। रशिया मतलब वो कैलिनग्रेड आ गया, सॉरी बाल्टिक नेशन का बोल दिया, सी का बोल दिया। चलो ठीक है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, नहीं लिखा था वो करेंगे हैंड रेस सिर्फ। फिनलैंड, फिनलैंड तो हो गया। पोर्टुगल, माल्टा, ठीक है माल्टा भूले हो काफी लोग, ऐड कर लो उसको। एंडोरा, काफी भूले हैं एंडोरा। एंडोरा, ANDORRA। फ्रांस, लिख लो उसको, फ्रांस सभी ने लिखी है। बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, और स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस। चलो बाकी उन्हें लिख ली थी ना, कि ऐसे ही मतलब कौन सी नोटबुक की देखनी है मैंने। तो अब जो आज आपने काम करना है, लास्ट टाइम आप अफ्रीकन यूनियन लिखोगे, उसके बाद बड़े दिन के बाद टर्न आएगी, करो फटाफट से शुरू। फाइनल टचअप। आज ट्राई करना, जो भूल रहे थे कल वो पहले लिखो। हाँ जी, ऑनलाइन। ठीक है, गुड। 17 लिखी है, ठीक है, गुड। सब 20 के आसपास कर ली, 7-8 ही बची, अब तो 27 तो टोटल ही है यूरोपियन यूनियन की।
साओ टोम एंड प्रिंसिप। अनुज, जो NIRF वाला आर्टिकल था, यहाँ पे जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IITs हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी ये रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं और जो पॉलिसी मेकर हैं, वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेटर है। बाकी टेस्ट तो निकालना ही पड़ता है और क्राइटेरिया दे दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें हम चेक करेंगे जब भी NIRF के अंदर कंट्रीज को इंक्लूड करेंगे। तो टीचिंग लर्निंग देखा था उसमें, आउटरीच और इंक्लूसिविटी देखी थी, देन आपकी परसेप्शन देखी थी, लोगों के एंड से भी देखा गया कि लोग क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर IIT या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो IIT मद्रास 7 टाइम फर्स्ट रैंक पे ही है और जो IISc बेंगलुरु है वो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में टॉप पर आया हुआ है। बस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बना दिया कि हम इंस्टीट्यूट्स को रैंक करेंगे। मेन रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2016 से इंप्लीमेंट करा था। हाँ जी, कितनी कितनी हुई? 39, 25। हाँ जी नैन्सी, काउंट कर रहे हो? करो करो। भारती 31, 29, अमृत 32, पवदीप 32, गुरनूर 23, उद्धव, उद्धव नहीं उदय, आपका नाम उदय, हाँ 25, उर्वशी 26, राजवीर 40, गुड 46, गुड 25, ठीक है। वास्तु कितनी हुई? 23 पे अटके हो, ठीक है। प्रेरणा 28, पारुल 55, वेरी गुड 40, 45, ठीक है। चेतना 20, समित हाँ हाँ 28, ठीक है। स्वाति 32, साक्षी 35, तान्या 32, करण कितनी हुई? 40, अरमान, ठीक है। आपका नाम क्या था? नवजोत, भूमिका, हाँ जी भूमिका, आपने कितनी लिखी? अभी नहीं। आर्यन 24, यश 16, नितिन 10, तुम फर्स्ट आए, एक सेकंड आ गया, ठीक है। आपका क्या नाम था? हाँ जी जसमन, आपने कितनी लिखी? 21, सचिन 32, आपका नाम क्या था? नवजोत, आपने लिखी, ठीक है। आप भी नवजोत ही थे? महक, हाँ जी महक, आपने लिखा 10, ठीक है गुड। आपने 23 नहीं लिखी, याद है अब? ठीक है 21, चलो ठीक है। मलावी कितनों ने नहीं लिखी थी? हैंड रेस। मलावी, अरे KTM के नीचे थी ना एक। मोजाम्बिक कितनों ने लिखी थी? बस ऐसे था ना। रुको ये देखो, यहाँ पे केन्या था, ये तंजानिया था, यहाँ मोजाम्बिक था, बस इसी की साइड में मलावी भी था। मेडागास्कर, जिन्होंने नहीं लिखी है वो करेंगे हैंड रेस। मेडागास्कर